नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। सावन के तीसरे सोमवार के दिन मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की गई। मंदिर के यहाँ पंडित का ये कहना है कि सभी भक्त महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। कोरोना काल से छुटकारा पाने के लिए यहाँ आशीर्वाद मांग रहे हैं। आपको बता दें, महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई है और आज सावन का तीसरा सोमवार है, जिसके अंतर्गत आपको बता दें कि आज श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई है और शिवलिंग पर पूजा अर्चना भी की गई है। दूध चढ़ाया जा रहा है और फूलों की वर्षा भी की जा रही है। आपको बता दें, एमपी के उज्जैन का ये महाकाल मंदिर है, जहां पंडित और श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा भीड़ देखी गई है और शिवलिंग की पूजा भी की जा रही है। आपको बता दें, काफी ज्यादा मान्यता है इस मंदिर की और लोग यहां आशीर्वाद लेने के लिए और अपनी मन्नतें मानने के लिए इस मंदिर में जाते हैं। आज श्रावण मास का तीसरा सोमवार है। भगवान महाकाल को आज प्रातःकाल भस्म आरती में पंचामृत पूजन किया गया एवं महापूजन किया गया। उसके तत्पश्चात बाबा को भांग का श्रृंगार किया गया। तत्पश्चात आरती की गई। भक्तों के लिए, सबके लिए प्रार्थना की गई, भगवान महाकाल सबकी रक्षा करे, इस कोरोना की महामारी से सबकी रक्षा करे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज शाम 2 दिनों के लिए श्रीनगर दौरे पर पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद राहुल गांधी का ये पहला श्रीनगर का दौरा है। हालांकि इससे पहले अगस्त 2019 में 370 हटाए जाने के 2 हफ्ते बाद हालात का जायजा लेने राहुल गांधी विपक्षी प्रतिनिधि मंडल के साथ श्रीनगर पहुंचे थे, लेकिन तब प्रशासन ने सभी विपक्षी नेताओं को एयरपोर्ट से ही वापस लौटा दिया था। आज देर शाम राहुल गांधी जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर के बेटे और बहू के रिसेप्शन में भी शामिल होंगे। वहीं दूसरी ओर मंगलवार को राहुल गांधी राजधानी श्रीनगर में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नए दफ्तर का उद्घाटन भी करेंगे। वहीं मंगलवार की बात करें तो मंगलवार को सबसे पहले सुबह 9 बजे राहुल खीर भवानी मंदिर के दर्शन करेंगे। खीर भवानी मंदिर श्रीनगर से 1 घंटे की दूरी पर गांदरबल में स्थित है। इसके बाद राहुल गांधी श्रीनगर की हजरत बल मस्जिद जाएंगे और दोनों ही बड़े धार्मिक स्थल हैं। और वहीं दूसरी ओर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच वर्चस्व की लड़ाई की खबरों पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी ने आरजेडी को सलाह देते हुए कहा कि तेज प्रताप यादव को कम से कम पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बना दिया जाए। बीजेपी नेता अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव के साथ नाइंसाफी की है और बड़ा बेटा होने के नाते उन्हें ही बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए था। और अरविंद कुमार सिंह ने यहाँ ये कहा कि तेज प्रताप यादव बिहार की जनता को अपनी संपत्ति समझते हैं और इसी कारण से उन्हें ही नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए। मगर यहां लालू प्रसाद यादव ने उनके साथ नाइंसाफी की है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद तेज प्रताप के साथ इंसाफ करने के लिए अब उन्हें आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएं और फिर अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती को ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें। आपको बता दें, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच वर्चस्व की लड़ाई की खबरों पर बीजेपी ने चुटकी ले ली है। और इस बीच बीजेपी ने आरजेडी को सलाह देते हुए कहा कि तेज प्रताप यादव को कम से कम पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बना दिया जाना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से 10वीं और 12वीं के स्कूल आंशिक तौर पर खोल दिए गए हैं। आपको बता दें कि यहां सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। छात्र एडमिशन, बोर्ड परीक्षा से संबंधित काउंसलिंग, गाइडेंस और प्रैक्टिकल एक्टिविटी के लिए अपने स्कूल जा सकेंगे। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि डीडीएमए ने इस बात की जानकारी दी है। दिल्ली में सभी साप्ताहिक बाजार भी आज से खोल दिए गए हैं। हालांकि वेंडर्स और विजिटर्स को कोविड-19 के नियमों का पालन करना बेहद ही अनिवार्य बताया गया है। डीडीएमए ने यह भी कहा कि शिक्षण
उद्देश्य के लिए स्कूल, कोचिंग सेंटर और कॉलेज बंद रहेंगे। डीडीएमए के आदेश में ये भी कहा गया है कि महानगर में 10वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को 9 अगस्त सोमवार से एडमिशन के जुड़े कार्यों, काउंसलिंग, गाइडेंस और बोर्ड परीक्षा के लिए प्रैक्टिकल गतिविधियों के लिए स्कूल आने की अनुमति होगी। और आदेश में ये भी कहा गया है कि स्कूल में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन हो सकता है। इन शिविर में सभी उम्र वर्ग के बच्चे अपने माता पिता या अभिभावक के साथ जा सकते हैं। आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से 10वीं और 12वीं के स्कूल आंशिक तौर पर खोल दिए गए हैं। यहां दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें, जिस तरीके से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए गए थे, लेकिन इस बीच छात्रों को बड़ी राहत दी गई है दिल्ली सरकार की तरफ से। अब स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन ये इस बीच कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बेहद ही अनिवार्य बताया गया है। सिर्फ यहां एडमिशन कार्य और बोर्ड प्रैक्टिकल की मंजूरी दी गई है, लेकिन इस बीच बता दें कि आंशिक तौर पर स्कूल खोल दिए गए हैं ताकि छात्रों को राहत मिल सके, क्योंकि जिस तरीके से कार्य और प्रैक्टिकल्स बच्चों की पेंडिंग पड़ी थी, काफी ज्यादा अहम जो कार्य थे वो भी पेंडिंग पड़े थे, और इसी के चलते अब राहत दी गई है छात्रों को। स्कूल आंशिक तौर पर खोल दिए गए हैं। यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए बीजेपी नेता संतोष पांडे ने कांग्रेस पर हमला किया है। उन्होंने यहां किसानों को लेकर भी अपनी बयानबाजी दी है। यहां आपको ये बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया है, आगे क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। सांसद स्तरहीन व्यवहार कर रहे हैं, इसीलिए भारत के नक्शे से आज कांग्रेस को ढूंढना पड़ रहा है। प्रदेशों में गिने चुने 3-4 प्रदेशों में सिमट करके रह गई है। ये जनता की तासीर नहीं समझ रहे हैं, ये जनता के मूड से वाकिफ नहीं है अभी भी। केवल साइकिल में चढ़ करके घंटी बजा देने से, ट्रैक्टर में चढ़ करके फोटो खिंचा लेने से इससे कुछ नहीं होने वाला है। अपने चाल, अपने चरित्र, अपने चेहरा में परिवर्तन लाए कांग्रेस, नहीं तो कांग्रेस ढूंढना पड़ेगा। वोकल वोकल की बात, यहाँ के उत्पादन को, और ये कहना चाहिए कि किसानों के आय में वृद्धि कैसे हो, दुगना कैसे हो आय, इसके लिए जब से बैठे हैं तब से चिंता कर रहे हैं। और वास्तव में 10.25 करोड़ किसानों को 19,500 करोड़ की राशि, इतना पैसा उनके सीधे खाते में देना। पहले तो भेजते थे, राजीव गांधी कहा करते थे कि मैं 15 पैसा पहुंचता है 1 रुपया भेजता हूं, तो डायरेक्ट उतने का उतना 3 किस्तों में 2-2 हज़ार 6 हज़ार मिलता है। ये छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के किसानों के लिए बहुत अच्छी योजना है। और इसके लिए और वहीं दूसरी ओर छोटे पर्दे के ठाकुर सज्जन सिंह उर्फ अनुपम श्याम का निधन हो गया है। उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। वो एक मशहूर टीवी सीरियल में ठाकुर सज्जन सिंह के किरदार के लिए लोकप्रिय हुए थे। आपको बता दें, अनुपम श्याम ओझा पिछले साल से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे, और इस बीच पिछले साल लॉकडाउन के समय अनुपम श्याम की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी और अस्पताल में ICU में भी एडमिट थे। साथ ही उनके घर में भी तंगी चल रही थी, जिसके चलते उन्हें कई लोगों से मदद की गुहार भी लगाई थी। इसी साल मन की आवाज प्रतिज्ञा के दूसरे सीजन की शुरुआत होने पर उन्होंने अभिनय में वापसी की थी, और शूट खत्म होने के बाद वो हफ्ते में 3 बार डायलिसिस के लिए भी जाया करते थे। या लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे नेता चुनाव को लेकर गंभीर दिखाई दे रहे। दिलचस्पी बात यह है कि जो नेता कभी तहसील दिवस पर फरियादियों की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं हुआ, आज वही नेता चुनाव नजदीक आने पर चिंतित हो रहे हैं।
ऐसा वाकया अयोध्या की सदर तहसील में देखने को मिला है, जहां तहसील दिवस के दौरान नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि वो तहसील दिवस और थाना दिवस को गंभीरता से। उन्होंने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे के दौरान उन्होंने अधिकारियों की शिकायत की थी कि तहसील दिवस में समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। कोरोना काल की वजह से काफ़ी समय तक तहसील दिवस स्थगित रहे, थाना दिवस, लेकिन अब फिर पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि तहसील दिवस अब शुरू किए जाएं और इसकी समय बदला, मंगल की जगह शनिवार को तहसील दिवस किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आए थे 4 दिन पहले अयोध्या, तो उनसे चर्चा हुई थी। मैंने उनसे बताया था कि तहसील दिवस में जिस तरह निस्तारण होना चाहिए नहीं हो पा रहा है और लोग बार बार दौड़ते हैं, बार बार आते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसको उन्होंने गंभीरता से लिया और लखनऊ में जाकर उन्होंने बैठ करके इसको, आज अखबारों में भी है इस पर, कि हर हाल में तहसील दिवस का निस्तारण होना चाहिए जन समस्याओं का। तो यही मैंने आज इन सब लोगों को बताया है, अधिकारीगणों को, कि हर हाल में अब तहसील दिवस को गंभीरता से लेंगे, थाना दिवस को गंभीरता से लेंगे, डिस्पोजल हर कीमत पे होना चाहिए। यदि 1 महीने बाद भी डिस्पोजल नहीं होगा तो उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई हम लिख के भेजेंगे, कराएंगे। अब इसको, क्योंकि 6 महीने बाद हम लोगों को जाना है जनता के बीच फिर, और हमको जवाबदेही हमारी है, हमको इसको देखना है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों से मैंने ये कहा है कि आप इसको तहसील दिवस। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई योजनाएं चला रही है, जो धरातल पर दिखाई भी दे रही है, जिसके चलते महिलाओं को पुलिस थानों में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए संकोच नहीं करना पड़ेगा। महिलाएं अब थाने में अपनी बात खुलकर कह सकेंगी। इसके लिए सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक थाने में एक महिला हेल्प डेस्क बनाई है, जहां पर महिलाएं पहुंचकर अपनी समस्या को वहां पर बता सकती हैं। महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने महिला हेल्प डेस्क के जरिए महिलाओं की समस्याओं को हल करने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में जनपद जालौन में महिलाओं को मिशन शक्ति के तहत न्याय मिल रहा है। बता दें कि थाने में शिकायत करने पहुंची महिला सुनीता ने बताया कि वो अपने किराएदार से परेशान है और उसकी शिकायत लेकर थाने में आई है, जिस पर उसे कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। महिला हेल्प डेस्क में तैनात महिला सिपाही शशि ने बताया कि थाने में जितने भी फरियादी आते हैं उनकी शिकायतों को प्राथमिकता से लिया जाता है, उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके निस्तारण भी करवाया जाता है। महिला संबंधित जो भी प्रार्थना पत्र आते हैं या महिलाएं आती हैं उत्पीड़न वाली, उनकी हम यहाँ सीधे महिला हेल्प डेस्क में आते हैं, तो मैं अपना इनका एप्लीकेशन अपने सिस्टम पर, अपने रजिस्टर पर मेंटेन करती हूँ, ऑनलाइन करती हूँ, जिसमें ये लोग एप्लीकेशन लाती हैं या नहीं लाती है तो मैं इनको कागज देती हूँ, ये एप्लीकेशन लिखती हूँ, इनकी पूरी समस्या मैं सुनती हूँ, सुन के इनकी समस्या हल होती है या तो मैं अपने उच्च अधिकारियों द्वारा इनको प्रेषित करती हूँ। उनकी सारी बात समस्याएं सुनकर इनकी बहुत कोशिश की जाती है कि इनकी सारी समस्याएं। और वहीं दूसरी ओर यूपी के मैनपुरी में मामूली विवाद के चलते हमलावरों ने फायरिंग कर 2 चचेरे भाइयों को गोली मारकर घायल कर दिया। आनंद फानन में परिजनों ने घायलों को चिकित्सालय में भर्ती करवाया। वहीं घायलों की गंभीर हालत के चलते घायलों को सफाई पीजीआई में रेफर किया गया। मामले में मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। नीचावर हो गई थी, इसके कारण उन्होंने गुस्सा से गोली मार दिया कि इतनी वजह थी और कोई ज़्यादा बात ही नहीं थी। हमने एप्लीकेशन लगा दी, चौकी भी लगाई थी और कोतवाली में पर लगाई थी मैंने एप्लीकेशन। 5 तारीख की बात है। अच्छा, किसने गोली मारी है? वो बंटी ने मारी है और वो था एक मनदीप और एक उसका छोटा भाई संदीप और एक था गुरबचन और रामशरण। क्या पूरा मामला था, क्यों गोली मारी थी? ये तो कुछ तो वजह होगी। वजह ऐसी थी सर कि बकरी चराने वाले थे ये लोग। अच्छा। तो खेत में बकरी चरा रहे तो किसी की घुस गई होगी खेत में, तो इसी कारण लोग खिसे आ गए और घर पे आके थोड़ा गाली दी हम लोगों को, हमको गाली दिया इसलिए। और एक मनीष साग के है, गिट्टी बालू की दुकान की है, वो बहुत बड़ा पैसा वाला आदमी है भाई, इसलिए वो लोग हावी हो गए। कितने लोगों के गोली मारी गई है? 2 लोगों के। दोनों लोग सफाई रेफर कर दिए। गाँव का नाम है उनका, एक का नाम है भूरे, एक का नाम रिंकू। ग्राम संसारपुर जो थाना कोतवाली के अंतर्गत है, वहाँ पर फायरिंग की घटना घटी है। मौके पर
थाना प्रभारी और मैं स्वयं दोनों लोग पहुंचे हुए थे। वहाँ जाने के पश्चात ये पता चला कि दो अलग अलग समुदाय बिरादरी के लोग रहते हैं, जिसमें एक शाक्य बिरादरी है, दूसरी पाल लोगों के द्वारा जो बकरियों का पालन किया जाता है, उसमें संभवतः 1-2 दिन पहले इनकी कुछ बकरियां शाक्य लोगों के खेत में चली गई थी, जिसको लेकर के पहले थोड़ा बहुत कुछ विवाद हुआ था, जिसमें गांव के स्तर पर ही समझौता कर लिया गया था। उसी विवाद को लेकर के आज संभवतः जब पाल के कुछ बच्चे उधर से निकल रहे थे, तभी शाक्य लोगों के द्वारा उन पर कुछ फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई है। इसी आधार पर इनसे तहरीर प्राप्त होते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। कौन घायल है? इस फायरिंग में 2 व्यक्तियों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। दोनों घायलों को जिला अस्पताल ले आया गया और उन्हें अभी सैफई रेफर कर दिया गया है हायर सेंटर के लिए। तहरीर अभी प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही तहरीर प्राप्त, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। यूपी के महोबा की बात कर लेते हैं। यहाँ एक व्यक्ति ने पैसों के विवाद के चलते भाई समेत माता पिता पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपी ने सभी को कुल्हाड़ी से प्रहार कर मौके से खुद फरार हो गया। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने तीनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवा दिया है। और वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी कलयुगी पुत्र को हिरासत में ले लिया है। कहाँ है मैं कि नहीं जाने को वो अपने खाए हैं लेने जो डरू में अंधियारी में वो अपने बल्ब लेने बगल लेने इसके बाद क्या करूँ बस आन के आओ तो बस थंगई गऊ तो मारे हैं बुलारी ले तो मत आइए मारो मोह मारो लीला हम मारो अपने हाथ दतूरा वो बदले हैं दतूरा अपने मुँह मारे हैं और सुकमान लड़का लड़का गिर गया। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।